संयोग की बात थी कि मैं जिस दिन अपने वकील शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँछें खिल गईं। उसी समय देखता क्या हूँ, एकदम उछलकर वह मुझसे गले मिला। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वो ये जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। बाथरूम से सर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचा, पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमा कर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। बैठक इस तरह सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता का अभिनंदन करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंगें सुशोभित थीं। सारी बैठक एकदम साफ सुथरी और मनमोहक थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन क्यों कर हुआ? वो सदा अपनी चीजें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था। उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझा देता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देखकर हार मान चुका था। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण आया, राव में तो कोई परिवर्तन न हुआ होगा। उसकी श्रीमती रमा की कला होगी। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। मैंने ब्लिट्स को तिपाई पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप क्या कह रहे हैं? हमने पहली किश्त में ही आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब न मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राय ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयां सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। ये सीमा मेरी पुत्र वधू, जानते हो इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में ये प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वो पदक तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। वो सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। हमारी सीमा पर हमें गर्व है। ये तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है। कहती है कि मैं डीलिट भी करूंगी। मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। भाभी तब कोई रसोईया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं। आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। रमा, झूठ बोलने की भी हद होती है। ये पराये थोड़े ही हैं। यार, असली बात यह है कि रमा रसोई के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। मैंने 1-2 नौकर रखे भी, पर कोई न कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ते हो। तुम्ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही हो। मैं आराम से बैठ जाती। मुझे क्या पड़ा है हाथ चलाने को? रमा खींच उठी। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है।
भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वो स्वयं खाना बनाने को तैयार है तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो? अगर वो खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वो 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोई के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है? अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता? मेरे भाई के घर के हालात जानते हो। 50,000 रुपये लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। वो रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती। कोई छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया। वो तनकर बोली, हम ही चाकरी करने के लिए पैदा हो गई है ना। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। बात बढ़ती देख मैं वेंकटेश्वर राव के साथ उठकर बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो ना, मत कहो वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए सोचने लगा, नाहक राव के घर में क्यों तनाव आ गया। राव ने एशट्रे लाकर तिपाई पर रखा। मेरी उत्सुकता जगी। वो चांदी का बना था, उल्टे जूते की आकृति का था। इस किस्म का एशट्रे मैंने पहली ही बार देखा था। पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। दोस्त मैं तुमसे क्यों छिपाऊं? यह एशट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। तुम जानते हो हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूलकर भी दहेज न लेंगे। ये भी जानते हो हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या का रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती को वो रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने ये रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद भी किया, रिश्ता पक्का भी हो गया। निमंत्रण पत्र भी छपे। विवाह के केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं, उसने दोनों हाथों खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर न मालूम कैसे उसके कानों में भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े भद्र पुरुष हैं, प्रतिष्ठित भी है पर ईमानदार हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है, इसलिए यह विवाह ठाट से तो करेंगे किंतु दहेज में एक पैसा न देंगे। जब सुंदर सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। आखिर मैं विवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में ये बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब कई लोग 2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था। मेरी श्रीमती कुछ और सोचती है। मैं यही कहूंगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वो भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज वो मुझे तंग करती रही कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती ने विवाह संपन्न होते ही वो बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया।
मुझे अलग बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोल दिया। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वो बर्तन भरा हुआ था। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। उसने कुल मिलाकर 60,116 रुपए थे। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। रमा रुपयों के बंडल एक बक्स में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई चीज हाथ लगी, वह चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वो जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था।